आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल की स्टोरी बताने लगा हूँ जो कि ना सिर्फ इंडिया में घुसे बल्कि इंडिया में घुसने के साथ साथ उन्होंने इंडियन आर्मी के 70 सोल्जर्स को किडनैप करके पाकिस्तान लाया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक हमारे हीरो हिस्ट्री में गुजर चुके हैं जिनसे आप सब वाकिफ हैं। गुज़श्ता मैंने ये भी जिक्र किया था कि किस तरह वो सन 65 की जंग में एक पूरी सिख कंपनी को खाली हाथ आगे लगा के रेवड़ की तरह ले आए थे। दोस्तों 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उन पर काफ़ी टेंशन क्रिएट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा झड़पें चल रही थी आपस में। तो इन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए उस वक्त नसीरुल्लाह बाबर साहब और मेजर अकरम ये दोनों अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। उस वक्त उस एरिया के अंदर की सिचुएशंस को देखा जाए कि सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में है या हमें कुछ और चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है सिचुएशंस को कंट्रोल में रखने के लिए। उनके जो साथी थे उन्हें एक वीरान चौकी नजर आई और उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पर लैंड करते हैं और देखते हैं कि शायद यहाँ पर कोई जख्मी हो पाकिस्तान आर्मी का। वो तो यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी की चौकी है और यहाँ पर पहले झड़पें चल चुकी हैं, तो क्या पता कोई जख्मी यहाँ पर मौजूद हो, हमें यहाँ पर कोई चीज़ मिल जाए। तो वो इस नीयत से यहाँ पर लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद इन दोनों में से सिर्फ नसीरुल्लाह बाबर साहब के पास एक रिवॉल्वर होती है। वो उसको उठाते हैं और उठाकर उस चौकी की तरफ बढ़ते हैं। तो आधे रास्ते तक पहुँच जाते हैं तो उनको ये मालूम होता है कि ये चौकी खाली नहीं है, अंदर कोई ना कोई मौजूद है। जैसे ही वो उस चौकी के अंदर घुसते हैं तो उनको एक सिख फौजी नजर आता है। तो सिख फौजी को देखते ही वो फौरन अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। अब आप लोगों को तो पता है कि आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी मुश्किल होती है और ये सब चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं जिसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पर डू और डाई का माहौल होता है और आपने कोई एक फैसला करना होता है, यानी कि आपने अपने माइंड को फ़ौरन से चेंज करना होता है। क्योंकि आर्मी में ज़्यादातर जो मिशन होते हैं उनमें यही सिचुएशंस होती हैं कि या आप मरते हैं या आप मारते हैं। अब जब उन्होंने उस सिख फौजी को देखा तो उन्होंने फ़ौरन से खुद को हाइप अप कर लिया और अपनी जो टोन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया और उनसे इस लहजे में बात की कि हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया। अब उन्होंने उसको ये बोला कि पाकिस्तान आर्मी ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और आपको चारों तरफ से घेर लिया है और वो आप तक कभी भी पहुंच सकते हैं और अगर आप उनकी बात नहीं मानते या हथियार नहीं फेंकते तो शायद आप मर भी सकते हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप अपने हथियार फेंक दें और इस चौकी से बाहर आ जाएं। बहुत सारी जगहों पर यह भी लिखा गया है कि उस वक्त उस चौकी को जो सीनियर लीड कर रहा था वो सप्लाई लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर सिर्फ ये 70 फौजी मौजूद थे और उनका सीनियर कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था और उनको कोई अता पता नहीं था कि वाकई हाँ इस इलाके पर कब्जा हो चुका है, ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। हालांकि इनके सामने सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन नसीरुल्लाह बाबर साहब ने एक ऐसी गेम खेली और अपने टोन को ऐसा रखा कि उनको किसी हद तक यकीन दिला दिए कि वाकई पाकिस्तान आर्मी ने सारे इलाके को कब्जे में ले लिया है और अगर वो पहुंच गए तो आप लोगों को भी मार देंगे और आप लोगों की जो आपस में फायर एक्सचेंज होगी उसमें आप सब मारे जाएंगे और अच्छा यही है कि आप अपने हथियार फेंक दें, हम आपको यहाँ से सेफली ले जाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि वो सारे फौजी मान गए। अब नसीरुल्लाह बाबर साहब ने अपने जो दोस्त हैं मेजर अकरम साहब इनको बोला कि इन सबको बोले कि अपने हथियारों को दीवार के ऊपर रख दें और उन सारे फौजियों ने अपने हथियार जो हैं दीवारों के ऊपर रख दिए। अब नसीरुल्लाह बाबर साहब ने इनको बोला कि इनको बाहर ले आओ और इनको ग्राउंड में बिठाओ। अब इनको ग्राउंड में बिठाने के बाद नसीरुल्लाह बाबर साहब ने इन लोगों से कुछ बातचीत की, इनको थोड़ा हौसला दिया कि वाकई आपकी जान खतरे से बाहर है और हमने आपको बचा लिया, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप अपने आप को हमारे हवाले कर दें। अब उन सब फौजियों ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया और नसीरुल्लाह बाबर साहब ने बोला कि आप सब एक लंबी कतार बनाएं और मेरे पीछे से। अब नसीरुल्लाह बाबर साहब उनको पैदल रास्ते से पाकिस्तान की तरफ ले गए और ये रात का सफ़र था और वो लोग ये रात का फासला तय करके पाकिस्तान पहुंचे। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद नसीरुल्लाह बाबर साहब जब अपने मेस में गए और अपने साथियों को ये स्टोरी बताई तो कोई इस पर यकीन ही नहीं कर रहा था कि वाकई इन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि हकीकत में इंसान का माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी गलती की वजह से इंडिया में लैंड हुए और बाद में इनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा जब ये खबर अखबार में छपी और पढ़ने के बाद बहुत से आर्मी की सीनियर्स ने ये बात बोली कि आर्मी इतना ज़्यादा पैसा लगा रही है आप लोगों पर, आपकी ट्रेनिंग पर, और आप कैसे एक ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे आपकी जान जो है वो खतरे में चली जाए। और उस वक्त सदर अयूब साहब का दौर था। जैसे जैसे चीज़ अखबारों में छपती गई और फैलती गई, लोगों ने सुना तो लोगों ने इनको खूब सराहा और इन सब चीज़ों के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको सितारे जुर्रत भी दिया गया। अब सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने फौज में इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए जिनकी वजह से इन्हें फौज में याद रखा जा रहा है,
बल्कि इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी इतनी हेल्प की और कुछ ऐसे कारनामे पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर अंजाम दिए कि इनको अभी भी अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। फ़ौज को खैर बात कहने के बाद 1974 में इन्होंने प्रॉपर पॉलिटिक्स में कदम रख दिया था, बल्कि 1975 से 1977 तक ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, 1977 में जब भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया तो भुट्टो साहब की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने प्रॉपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनी, यानी 1993 से 1996 तक ये वज़ीर दाखिला भी रहे। और यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आता है, क्योंकि तब MQM का अरूज था, क्योंकि MQM का जो खात्मा किया था वो भी इसी शख्स ने किया था, क्योंकि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहब का इनको नसीरुल्लाह बाबर साहब को फ्री हैंड था कि आप किसी तरह इनको हैंडल करें, MQM को कराची में सिचुएशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि हर रोज़ बोरी बंद लाशें मिल रही थी। बत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें तकरीबन मामूल का हिस्सा बन चुकी। तकरीबन हर रोज़ बोरी बंद लाशें कराची के मुख्तलिफ मकामात से बरामद हो रही। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रेंजर्स तक के लोगों को मार कर उनकी लाशों को रोड पर फेंका जा रहा था। तकरीबन 4 रेंजर्स की लाशें एक दिन सुबह के वक्त रोड पर मिली। इन सब चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट किया। अब जब इन्होंने MQM का सफाया करना स्टार्ट किया तो MQM की तरफ से इनको काफ़ी धमकियाँ मिली और एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा हुआ था कि आप जो बोरी है वो हमने तैयार कर ली है। और इस पर नसीरुल्लाह बाबर साहब ने कमेंट भी किया था कि मेरे साइज़ की बोसी बन ही नहीं सकती। सिर्फ यही नहीं, अगले ही दिन नसीरुल्लाह बाबर साहब MQM का जो ऑफिस है उसके बाहर चले गए, यानी 90 के बाहर जाकर उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको बोला कि तुम धमकियाँ दे रहे हो, आके मेरे सामने से मुकाबला करो, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, तुमने जो करना है कर लो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी बोला कि मैं अकेला अपनी गाड़ी पे घूमता हूँ, तुमने जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर MQM का सफाया किया। 1992 से पहले MQM के जो बानी साहब हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो उम्रा करने की नीयत से सऊदी अरब गए, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए, बल्कि वहीं से बरतानिया चले गए और अभी तक वो वहाँ पर ही हैं और पाकिस्तान वापस नहीं आए। बेनज़ीर भुट्टो साहब के कत्ल होने के बाद या शायद जो भी अंदर के इख्तलाफात थे, नसीरुल्लाह बाबर साहब ने 2007 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, इस बिना पर कि उनके जो इख्तलाफात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद वो काफ़ी बीमार भी रहे, उनको फॉलिज का अटैक भी हुआ। और इतना कुछ करने के बाद इस बहादुर इंसान ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं वो पेशावर की CMH हॉस्पिटल में गुजारे और जनवरी 2011 में इन्होंने वफात। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और स्टोरीज कवर करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।